सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं बोर्न ऑन 4 जुलाई के बारे में। यह सच्ची कहानी है एक सिपाही की जो एक सच्चा देशभक्त था और उसे हमेशा से सेना में जाना था ताकि वो देश की मदद कर सके। मगर सेना में जाने के बाद उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल गई और उसकी सोच भी। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक छोटे से टाउन का दृश्य आता है। यहीं पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है रॉन कोविक। रॉन कोविक अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। ये खेल है चोर पुलिस का। कुछ लोग चोर बनते हैं और कुछ लोग पुलिस। ये खेल बहुत देर तक चलता है। रॉन को खेलते हुए देख करके हमें समझ में आता है कि वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। वो हर एक खेल में अपना 100% देता है। थोड़ी देर के बाद वो आता है अपने घर पे। तब उसका पूरा का पूरा परिवार बैठा होता है सोफे पे, क्योंकि ये लोग एक भाषण को देख रहे हैं और ये भाषण दे रहे हैं राष्ट्रपति। रॉन भी बैठ करके देखने लगता है। तब उसकी माँ कहती है कि एक दिन तुम्हें भी ऐसे ही भाषण देना है और पूरे देश को बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है और उन्हें कैसे अपनी जिंदगी को देखना चाहिए। ये बात रॉन के दिमाग में घर कर जाती है। जैसे जैसे समय बीतता है रॉन हर एक चीज में अच्छा होने लगता है। वो चाहे कोई भी खेल क्यों ना खेले वो उसमें अव्वल आता है। उसके पूरे स्कूल वालों को पता है कि अगर रॉन कोई खेल खेलेगा तो अपना 100% देगा और उसके साथ साथ वो जीतेगा भी। लेकिन सबको रॉन पे पहली बार तब शक होता है जब वो पार्टिसिपेट करता है कुश्ती के मैच में। वो यहाँ पर भी अपना 100% दे रहा है मगर फिर भी वो जीत नहीं पाता और हार जाता है। इस चीज से रॉन को बहुत बुरा लगता है और उसके साथ साथ बाकी लोगों को भी, क्योंकि किसी ने कभी भी रॉन को हारते हुए नहीं देखा है। कुछ समय के बाद रॉन जब दोबारा स्कूल आता है तो देखता है कि यहाँ पर कुछ मरीन ऑफिसर्स आ रखे हैं। वो सारे युवाओं को बता रहे होते हैं कि देश की सेवा करना क्या होता है। जो देश के सबसे बहादुर लोग हैं वो जाते हैं सेना में, चाहे वो नेवी हो चाहे वो आर्मी हो। लेकिन इन सब में सबसे कठिन चीज है एक मरीन ऑफिसर बनना। इसके लिए आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तौर से बहुत ही ज्यादा विकसित होना पड़ता है और बहुत ही ज्यादा मजबूत भी। तो क्या आप लोगों में से कोई ऐसा है जो इतना ताकतवर है कि वो मरीन बनना चाहेगा? इन बातों को सुनने के बाद रॉन निश्चय करता है कि वो एक मरीन ऑफिसर बनेगा। वो अपने दोस्तों को भी जाकर के बताता है कि देशभक्ति हमारे पूरे के पूरे परिवार में है। मेरे पिता ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लड़ाई लड़ी थी अमेरिका की तरफ से और अब मेरी बारी है। मैं एक मरीन ऑफिसर बनूंगा और इस लेगेसी को बरकरार रखूंगा। मैं सच में अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। इन बातों को सुनने के बाद उसके दोस्त कोई भी टिप्पणी नहीं देते। दूसरी तरफ हम देखते हैं रॉन की गर्लफ्रेंड डोना को, जो रॉन का इंतजार कर रही है क्योंकि प्रॉम नाइट आने वाला है। वो चाहती है कि रॉन उसके साथ प्रॉम नाइट में जाए मगर वो इतनी चीजों में उलझा हुआ है कि वो डोना को पूछना ही भूल जाता है। तब डोना किसी और लड़के के साथ चली जाती है। जिस दिन प्रॉम नाइट है उस दिन सारे के सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और नाच गा रहे हैं। वहीं रॉन अपने पिता से बात कर रहा है और उन्हें अपना डिसीजन बता रहा है कि उसे एक मरीन ऑफिसर बनना है। मगर इस बात को सुनने के बाद उसके पिता कहते हैं कि तुम गलत राह पे जा रहे हो। इस चीज में बहुत ही ज्यादा खतरा है। मेरे समय में बात कुछ और थी। हमारे पास ऑप्शन नहीं था। तब मैंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लड़ाई की। लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन है। तुम और भी कुछ अपने जीवन में कर सकते हो। मरीन में जाना खतरे से खाली नहीं है। तुम्हारी जिंदगी पूरे तरीके से बदल जाएगी। तब रॉन निराश हो जाता है कि उसके पिता उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। मगर थोड़ी देर के बाद उसकी माँ उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हारे पिता सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि तुम्हें कुछ भी हो। वो भी युद्ध लड़ चुके हैं। उन्हें पता है कि युद्ध में आपकी ये गलती और आपकी जान चली जाएगी। कभी कभी आपकी गलती भी नहीं होती है फिर भी आपकी जान जाती है और वो अपने बच्चे को नहीं खोना चाहते। उन्हें इसी बात का डर है। लेकिन तुम्हें अगर सेना में जाना है तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। मैं भी चाहती हूँ कि तुम देश की सेवा करो। मैं तुम्हारे पिता से बात करती हूँ। इन बातों को सुनने के बाद कहीं ना कहीं रॉन शांत होता है। तब उसे याद आता है कि आज प्रॉम नाइट है। बाहर बारिश हो रही होती है। वो बारिश में भीगता हुआ भागते हुए पहुंचता है डोना के पास और अंदर जाकर के उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ डांस करना चाहता हूँ। तब डोना उसे माफ कर देती है। वो सामने वाले लड़के को हटाती है और ये दोनों डांस करना शुरू कर देते हैं। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है और अब समय आता है 1967 का, जब वियतनाम का वॉर चल रहा है। और इसी वॉर में हम रॉन को देखते हैं जो एक मरीन के तौर पे यहाँ पर लड़ाई कर रहा है। ये लड़ाई बहुत ही घमासान चल रही होती है। चारों तरफ से गोलियां चल रही है। सब एक दूसरे को मारने पे तुले हैं। रॉन भी गोलियां चलाता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी गोलियों से सिर्फ सिपाही नहीं मरे हैं, यहाँ के सिविलियंस भी मारे गए जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। वो बस अपनी जान बचाने के लिए छुप रहे थे। ये चीज अब रॉन को अंदर से खाने लगती है क्योंकि वो मरीन में इसलिए नहीं आया था ताकि वो मासूम लोगों को मारे। वो इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है मगर वो अभी भी लड़ रहा है। तभी उसे एहसास होता है कि इस बार उसकी गोली से एक बच्चा मारा गया। तब वो अंदर से निस्तो नाबूद हो जाता है कि वो किसी बच्चे को नहीं मारना चाहता था। वो बच्चा जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। उसने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। उसने अभी दुनिया भी नहीं देखी थी ठीक से। अब यहाँ
यहाँ पर रॉन लड़ नहीं पा रहा, वो ऐसे ही पूरी की पूरी लड़ाई में भटक रहा है। तभी एक गोली आकर के लगती है उसके साथी को और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इस चीज को देखने के बाद रॉन और परेशान हो जाता है। शाम में जब वो आता है अपने मेजर के पास तो उसे कहता है कि ये आदमी मेरी गलती से मरा है, मेरी ड्यूटी थी कि मैं इसे कवर दूं, लेकिन मैं बीच में खो गया था, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मारा गया। मेजर कहता है कि तुम्हें अपने आप को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, ये एक युद्ध है और इसमें लोग मरते ही हैं, ये किसी की भी गलती नहीं होती, ना ये गलती उसकी है ना ही ये गलती तुम्हारी है, उसे मरना ही था। कल फिर से लड़ाई की शुरुआत होने वाली है तो तुम तैयार हो जाओ। रॉन तैयार हो जाता है। इस बार उसका पूरा का पूरा ध्यान दुश्मनों पे है। वो गोली चला रहा है मगर बहुत ही नाप तोल के। तभी ये गोली आकर के सीधा लगती है उसके पैर में, वो घायल होकर के गिर जाता है मगर अभी भी वो अपने आप को टूटने नहीं दे रहा। अपने साथियों को बचाने के लिए वो फिर से गोली चलाता है। कुछ देर के बाद एक गोली आकर के सीधा लगती है उसके सीने में, तब वो बेहोश होकर के गिरता है नीचे। जैसे ही उसके साथी की नजर पड़ती है रॉन पे, वो उसे कंधे पे उठा करके भागने लगता है ताकि रॉन अपना दम ना तोड़ दे। उसे ला करके टेंट में रख दिया जाता है जहाँ पर डॉक्टर सबका उपचार कर रहा है, मगर रॉन यहाँ पे अकेला नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे सिपाही हैं जो सारे के सारे घायल हैं। उनका अंग बेभंग हो चुका है, सारे शरीर के पार्ट पुर्जे अलग हो चुके हैं। डॉक्टर के लिए भी मुश्किल हो रहा है इन्हें जिंदा बचाना। वो किसी तरीके से टांके लगा करके बस खून को रोकना चाहते हैं। रॉन इन सारी चीजों को ध्यान से देखता है और उसे समझ में आता है कि आखिर युद्ध है क्या। युद्ध का मतलब सिर्फ तकलीफ है। डॉक्टर सारे मरीजों को अभी नहीं देख सकते, एक एक करके ही डॉक्टर सबके पास आएगा, यानी डॉक्टरों की संख्या बहुत ही कम है। इसी बीच बहुत सारे लोग अपना दम तोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास डॉक्टर नहीं आया। जो भी रॉन के पास आता है कहता है कि अपनी हिम्मत मत हारो, अपने आप को तब तक जिंदा रखने की कोशिश करो जब तक तुम्हारे पास डॉक्टर नहीं आ जाता। ये मंजर बहुत ही भयानक होता है। रॉन इन चीजों को देख करके सोचता है कि ये लोग देश के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, मगर देश इनके लिए क्या कर रहा है? देश ने डॉक्टरों की संख्या तक नहीं बढ़ाई है, वैसे ही जानवरों की तरह मारे जा रहे हैं। धीरे धीरे करके डॉक्टर आता है रॉन के पास, फिर उसके उपचार की शुरुआत होती है। जैसे जैसे समय बीतता है डॉक्टर उसे बताते हैं कि रॉन कभी भी चल नहीं पाएगा और उसके साथ साथ वो कभी भी पिता नहीं बन सकता। उसके नीचे की बॉडी पूरी तरीके से खराब हो गई है, बहुत कम चांसेस हैं कि कहीं वो भविष्य में चल पाए। मगर रॉन एक जिद्दी आदमी है, वो इन बातों को नहीं मानता और खुद से प्रैक्टिस करने लगता है ताकि वो चल सके। वो यहाँ पर बाकी मरीजों की हालत देखता है, कोई भी इन्हें देखने वाला नहीं है। धीरे धीरे करके सिपाही अपनी मानसिक संतुलन भी खो देते हैं। बहुत सारे लोग पागल हो गए हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुई है। इन चीजों को देखते देखते रॉन की भी मानसिक स्थिति खराब होने लगती है। एक दिन जब वो जबरदस्ती चलने की कोशिश कर रहा होता है तभी गिर जाता है जमीन पे। जब डॉक्टर आकर के देखते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारी ऊपर की भी हड्डी अब टूट गई, यानी जो 1% का हमारा भरोसा था कि तुम भविष्य में चल पाओगे अब वो भी खत्म हो गया, तुम कभी नहीं चल पाओगे। फिर से उसका उपचार शुरू होता है, मगर जिस तरीके से डॉक्टर यहाँ पर सिपाहियों को ट्रीटमेंट देते हैं वो किसी जानवर से कम नहीं है। जानवरों की भी ट्रीटमेंट इससे अच्छे तरीके से होती है। और रॉन बार बार चिल्ला करके यही कहता है कि मैं एक सिपाही हूँ, मैं देश के लिए लड़ने आया था, अपने देश को बचाने के लिए। कम से कम मेरा उपचार तो सही तरीके से करो, हम इंसान हैं, हमें जानवर की तरह ट्रीट मत करो। जब उसकी आर्ग्यूमेंट ज्यादा बढ़ती है तब डॉक्टर उसे बताता है कि मैं बस एक मामूली डॉक्टर हूँ, हमारा पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट है। सरकार जितने पैसे हमें देती है उसमें हम लिमिटेड नंबर ऑफ स्टाफ ही ला सकते हैं। जितने हमें पैसे मिल रहे हैं उसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तुम सबकी सेवा करें, लेकिन इतने में इतना ही हो सकता है। हमारी कोई भी पर्सनल दुश्मनी किसी से नहीं है। धीरे धीरे रॉन को भी ये सारी बातें समझ में आती है। अब देखते ही देखते 2 साल का वक्त बीत जाता है। रॉन वहाँ से आता है अपने घर पे व्हील चेयर पे बैठा हुआ। उसके परिवार वाले उसे देख करके बहुत खुश हैं कि उनका बेटा अभी भी जिंदा है। वो सबसे उसे मिलवाते हैं। उसके पिता आकर के बताते हैं कि आखिर अब तक यहाँ पे क्या हुआ। अपने परिवार वालों से मिलने के बाद वो एक एक करके अपने सारे दोस्तों से मिलने जाता है। जब वो अपने एक दोस्त के पास पहुँचता है वो कहता है कि मैंने एक बहुत बड़ी बर्गर शॉप खोली है। पूरा दुकान घुमाने के बाद कहता है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ पे नौकरी कर सकते हो, मैं तुम्हें कैशियर की जॉब दूंगा। रॉन कहता है कि मुझे सरकार अभी भी पैसे दे रही है हर एक महीने, उतने पैसे मेरे लिए काफी हैं, मुझे कुछ भी काम करने की कोई जरूरत नहीं। वहाँ से आने के बाद जब ये सारे लोग खाना खा रहे होते हैं तब रॉन और उसके पिता बात कर रहे होते हैं युद्ध के बारे में। इन चीजों को सुनने के बाद एक वक्त के बाद रॉन का भाई बौखला जाता है और उठ के जाने लगता है। तब रॉन कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? उसका भाई कहता है कि मुझे ये बातें नहीं सुननी, मुझे नफरत है युद्ध से। युद्ध से सिर्फ लोगों की मौत होती है, उन लोगों की जिनके पास कुछ भी नहीं था इसीलिए वो जाकर के सिपाही बन गए और उनकी जान चली जाती है। और जितने भी नेता यहाँ पे बैठे हैं वो सब घर में बैठे होते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे बिस्तर पे सोते हैं और कहते हैं कि वो देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सिर्फ मासूम लोगों का शिकार होता है युद्ध में, जिन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। जिन्होंने युद्ध की शुरुआत की है वो सारे के सारे नेता हैं, उन्हें जाकर के लड़ना चाहिए सरहदों पे। जब उनकी जान जाएगी तब मैं मानूंगा कि हाँ सच में ये युद्ध था। जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी उनकी मौत हुई, लेकिन युद्ध में सिर्फ मासूम लोग मारे जा रहे हैं जिन बेचारों का कोई लेना देना नहीं है। मुझे युद्ध से नफरत है और मैं इसके बारे में सुनना भी नहीं चाहता। रॉन इन बातों को समझ नहीं पाता। उसे लग रहा था कि उसका भाई इस बात
के लिए उसे शाबाशी देगा कि उसका भाई युद्ध लड़के आ रहा है। उसे ये बात याद रह जाती है। अगले दिन उसके सम्मान में उसकी परेड करवाई जाती है पूरे के पूरे शहर में। बहुत सारे लोग उसे देखने आए हैं। फिर उसे मंच पे भेजा जाता है भाषण देने के लिए। वहाँ जाने के बाद रॉन सबको बताता है कि आखिर वियतनाम में क्या हो रहा है। वो सब लोगों को आश्वस्त करता है कि जीत हमारी ही होगी। हमारे जितने भी सिपाही वहाँ पर हैं वो पूरे दिलो जान से लड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी है और जब कोई ऐसा करेगा तो कभी भी हार नहीं सकता। मैंने भी अपनी पूरी जान लगाई, अपने पूरे शरीर का ताकत लगा दिया, अपने हाथ का, अपने दिमाग का, अपनी आंखों का। इतना कहने के बाद वो रुक जाता है क्योंकि उसे समझ में आ रहा है कि वो पूरी तरीके से पूरा नहीं है। उसे सारी बातें रिकॉल होने लगती है और वो कुछ भी बोल नहीं पाता। जैसे ही उसके साथी इस चीज को नोटिस करते हैं वो माइक के पास से उसे हटा देते हैं क्योंकि रॉन भी अब चीजों को समझ रहा है कि वो पहले की तरह नहीं है, वो एक अपाहिज आदमी है। रात में जब वो बैठा होता है तब उसके पास उसका एक साथी आता है जो वियतनाम वॉर में उसके साथ था। वो भी घायल हो गया था। उसका नाम है स्टीव। बातों ही बातों में ये लोग सबसे पहले इस चीज के बारे में बात करते हैं कि इनकी ट्रीटमेंट कैसे हुई है। सरकार ने इनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। घायल सिपाहियों के लिए कभी भी ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तब ये लोग बात करते हैं कि जब इन्हें गोली लगी तो कैसा महसूस हुआ। रॉन कहता है कि जब गोली मेरे पैर में लगी थी मुझे वहीं पर लेटे रहना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी मैं चला और उसी की वजह से मैं अपाहिज हो गया। सिर्फ एक गोली लगी थी। मैं अपाहिज तो नहीं होता अगर नीचे पड़ा रहता तो, और मुझे इसका अफसोस पूरी जिंदगी रहेगा। अगले दिन रॉन की मुलाकात होती है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड डोना से। दोनों एक दूसरे को देखने के बाद बहुत खुश है। डोना को पता है कि रॉन क्या कर रहा था, मगर रॉन को पता नहीं है कि डोना क्या कर रही है। डोना बताती है कि अब वो एक एक्टिविस्ट बन चुकी है। इनका एक पूरा का पूरा ग्रुप है। ये सारे लोग मिलकर के सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं कि सरकार कैसे भी युद्ध को बंद कर दे। युद्ध इंसानियत के लिए सबसे बुरी चीज है। वो रॉन को भी कहती है कि तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए। एक सिपाही की बात को लोग ज्यादा गंभीर तरीके से लेंगे क्योंकि तुम अभी अभी युद्ध लड़के आ रहे हो और देखो युद्ध ने तुम्हारे साथ क्या किया है। रॉन कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। तब वो बताती है कि वहाँ पर पहले से भी बहुत सारे सिपाही हैं जिन्होंने सरकार के लिए युद्ध लड़ा है और युद्ध लड़ने के बाद उन्हें असली सच्चाई का सामना करना पड़ा, जिस सच्चाई से वो दुनिया को रूबरू करवाना चाहते हैं। मगर रॉन फिर भी नहीं जाता। तब डोना अकेले ही निकल जाती है। हर तरफ नारेबाजी हो रही है। ये नारेबाजी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तब यहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और सबको पीटना शुरू कर देते हैं। इस चीज को देखने के बाद एक्टिविस्ट को यहाँ से भागना पड़ता है। दूसरी तरफ रॉन जाता है एक क्लब में बिलियर्ड्स खेलने के लिए। तभी वो देखता है कि यहाँ पर एक आदमी है जो उसे देख करके मुंह बना रहा है। थोड़ी देर के बाद वो उससे बात करते करते कहता है कि तुम एक कायर इंसान हो। तुम सिपाहियों को क्या लगता है कि तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो क्योंकि तुम लोगों ने बॉर्डर पे जाकर के लोगों को मारा है? नहीं, तुम कायर हो। इतना कह के वो चला जाता है। ये बात रॉन के दिल पे लग जाती है। वो अपने आप को एक सिपाही मान रहा है जिसने युद्ध लड़ा है, मगर लोग उसे कायर कह रहे हैं। वो बहुत ही ज्यादा शराब पीता है और चला आता है घर पे। धीरे धीरे शराब का सिलसिला बढ़ने लगता है। एक दिन उसे एहसास होता है कि सारे लोग सच बोल रहे हैं। वो रोते रोते अपनी माँ से कहता है कि युद्ध सच में बुरा है। जितने भी सिपाही युद्ध को लड़ रहे हैं वो किसी को मारना नहीं चाहते क्योंकि हम मारते हैं मासूम औरतों और बच्चों को। हमने उन्हें भी नहीं छोड़ा। हमसे बुरा कोई इंसान नहीं है। लोगों को मारना कहीं भी सही नहीं है। युद्ध से बुरी चीज कुछ भी नहीं हो सकती। मुझे डर लगता है। युद्ध ने मुझसे मेरा सब कुछ लिया। मैं पहले एक बेहतर इंसान हुआ करता था, लेकिन वहां जाकर के जब मैंने लोगों को मारा तो मुझे एहसास हुआ कि ईश्वर मुझे कभी माफ नहीं करेगा जो चीज मैंने किया है। उन मासूम लोगों का कोई लेना देना नहीं था। वो हमसे बच करके छुप रहे थे और हमने उन्हें मार गिराया। इतना कह के वो रोने लगता है। तब उसकी माँ समझाती है और कहती है कि तुम अपना मानसिक संतुलन खो रहे हो। तुम्हें इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। मगर रॉन अब रुकने वाला नहीं है। वो कहता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। युद्ध ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि मेरा शरीर भी। कोई लड़की भी मेरे करीब नहीं आना चाहती। हर वक्त मुझे महसूस होता है कि मैं अपाहिज और अकेला हूँ। मुझे प्यार चाहिए। अब रॉन अंदर से टूटने लगा है। तब उसकी बात होती है उसके पिता से। उसके पिता समझाते हैं कि तुम अगर इन सारी चीजों को यहाँ पर बोलोगे तब कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा और कहीं सरकार तुम्हारे खिलाफ भी हो जाए, तो अच्छा यही है कि तुम मैक्सिको चले जाओ। रॉन इस बारे में सोचता है और 1970 में वो पहुंचता है मैक्सिको। इसको एक जगह भी मिल जाती है जहाँ पर ये रहने वाला है और रॉन को अभी भी सरकार से पैसे मिलते रहते हैं। यहाँ पर इसकी जिंदगी थोड़ी शांत है, लेकिन रॉन को जब भी अकेला महसूस होता है तो वो जाता है वैश्याओं के पास। कोई भी वैश्या उसके पास नहीं आना चाहती। सबको इसकी हालत पता है, मगर एक लड़की आती है उसके पास। जैसे जैसे वो उसके करीब आने लगती है तब रॉन रोने लगता है। उसे पता है कि वो शरीर संबंध नहीं बना सकता, मगर वो लड़की बहुत ही अच्छी है। वो उसके करीब आती है और उसके माथे को चूमती है और गले से लगाती है। तब रॉन को अच्छा महसूस होना शुरू होता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उससे प्यार कर रहा है। उसे ये बात समझ में आती है कि सिर्फ शरीर संबंध नहीं चाहिए, ये संबंध भी वैसा ही है। वो बार बार आने लगता है इस लड़की के पास। थोड़े समय के बाद
जहाँ पर वो रहता है वहाँ पर उसकी दोस्ती हो जाती है चार्ली नाम के आदमी से। चार्ली का झगड़ा होता है एक दूसरे आदमी से। जब उसकी लड़ाई हो रही होती है तब रॉन जाता है चार्ली को बचाने के लिए, मगर ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि यहाँ से इन दोनों को निकाल दिया जाता है और गाड़ी से ला करके ये लोग छोड़ देते हैं एक बीहड़ में। अब ये दोनों लोग व्हील चेयर पे बैठे हैं बीहड़ के बीचों बीच और आती जाती गाड़ियों को रोक रहे हैं लिफ्ट के लिए, मगर कोई भी गाड़ी इन्हें लिफ्ट नहीं देना चाहती। कोई भी अपाहिजों को अपनी गाड़ी में नहीं बैठाना चाहता। उन्हें पता है कि उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इन्हें उठा करके बैठाना पड़ेगा, फिर इन्हें उठा करके निकालना पड़ेगा। इस चीज से ये दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा कुड़ जाते हैं और आपस में ही लड़ने लगते हैं। ये लड़ाई सबसे ज्यादा तब बढ़ती है जब चार्ली रॉन को कहता है कि मुझे पता है कि वियतनाम में तुम लोगों ने औरतों और बच्चों को भी मारा है। तब ये लोग लड़ते लड़ते नीचे गिर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब एक गाड़ी आकर के इनके पास रुकती है तब दोनों शांत होते हैं और गाड़ी से पहुंच जाते हैं अपने अपने जगह पे। अब रॉन को पूरी जिंदगी समझ में आ चुकी है और उसे ये बात भी पता है कि अब उसे क्या करना है। सबसे पहले उसे माफी मांगने जाना है। युद्ध के दौरान उसका एक साथी था जिसका नाम था विल्सन। विल्सन की मौत हो गई थी, जिसके बारे में जाकर के रॉन ने बात भी की थी, लेकिन किसी ने उसकी बात को नहीं समझा। दरअसल रॉन की गोली गलती से जाकर के विल्सन को लग गई और उसकी मौत हो गई। और यही बात रॉन आकर के विल्सन के माता पिता को बताता है। कहता है कि आपका बेटा मेरी गोली से मरा है और वियतनाम में कोई भी ऐसी लड़ाई नहीं चल रही है जिसके बारे में हमें फक्र होना चाहिए। वहाँ पे मासूम किसानों को मारा जा रहा है, घर में जो लोग छुप रहे हैं उन्हें मारा जा रहा है, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। हम कोई हीरो नहीं है, हमसे ज्यादा बुरा इंसान इस पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इन बातों को सुनने के बाद विल्सन के माता पिता को बहुत अफसोस होता है कि उनका बेटा अपने ही साथी के गोली से मरा है, मगर उसके माता पिता इस चीज को भी समझते हैं कि ये सब कुछ गलती से हुआ है। वो रॉन को कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पे माफी मांगने आए हो तो हमने तुम्हें माफ कर दिया, हमारे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी गिला शिकवा नहीं है। तब वो रोना शुरू कर देता है। उसे समझ में आता है इंसानियत के बारे में। रॉन वापस आने के बाद अब हर जगह एक्टिविस्ट के साथ मिल करके जाता है और बताता है कि युद्ध कितनी बुरी चीज है। वो हर तरफ चिल्ला चिल्ला के कहता है कि वियतनाम में क्या हो रहा है, वहाँ पर मासूम लोग मारे जा रहे हैं जो कि गलत है। तभी यहाँ पर हम एक और एक्टिविस्ट को देखते हैं जो इनके खिलाफ नारा लगाने आए हैं कि युद्ध कोई भी बुरी चीज नहीं है। जब इनके बीच लड़ाई की शुरुआत होती है तब यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं। रॉन सबको बता रहा होता है कि सरकार क्या कर रही है, सिर्फ मासूम लोग वहाँ मर रहे हैं और जितने भी सिपाही घायल हो रहे हैं सरकार उनका ठीक से उपचार भी नहीं कर रही, तब वो भी मर रहे हैं। इन बातों को सुनने के बाद पुलिस वाले रॉन को गिरफ्तार करके लेके जाते हैं। उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, मगर अभी भी रॉन के पास कुछ अच्छे साथी हैं जो उसे छुड़ा करके लाते हैं बाहर। लेकिन अब रॉन रुकने वाला नहीं है। वो एक के बाद एक हर जगह जा करके नारेबाजी करता है और सरकार तक अपनी बात पहुंचाता है कि किसी भी कीमत पर ये युद्ध रुकना चाहिए। उसकी ये तपस्या सालों साल चलती जाती है और एक वक्त के बाद वियतनाम का युद्ध रुक जाता है। युद्ध रुकने के बाद सारे मीडिया वाले आते हैं रॉन के पास और उसे श्रेय देते हैं कि युद्ध अगर रुका है तो उसमें रॉन का बहुत बड़ा हाथ है। उसने पूरी दुनिया तक इस सच्चाई को पहुंचाया है। उसे भाषण देने के लिए भी बोला जाता है। भाषण देते समय वो बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है और इंसानियत क्या है। ठीक वैसा ही जैसा उसकी माँ ने बचपन में कहा था कि रॉन भी एक दिन बड़ा होकर के भाषण देगा और दुनिया को बताएगा इंसानियत और सच्चाई के बारे में। फिर ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।